अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। यमनी हौसियों और अमेरिका के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिका ने हौसियों के खिलाफ जो नया महाज खड़ा किया था वो यूएस को महंगा पड़ गया है, क्योंकि हौसियों ने अब जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है और अमेरिका की एक वॉरशिप को निशाना बनाया है, जिसकी तस्दीक अमेरिका ने भी कर दी है। गल्फ ऑफ आयरन जो कि यमन के साहिल के करीब है, यूएस की कंटेनर शिप जिसका नाम जिब्राल्टर ईगर था उसको निशाना बनाया है हूसियों ने। और इसके अलावा जो हूसियों के स्पोक्स पर्सन हैं याह्या सरे, वो कहते हैं कि कोई भी शिप जिसका ताल्लुक यूएस, यूके और इसराइल से होगा उसको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि यूएस ने हमें हमारे मुल्क में घुस के मारा है, उसका बदला उसको चुकाना पड़ेगा। कोई भी शिप यहाँ से गुजरेगी, चाहे वो कंटेनर शिप हो या वॉर शिप हो, यूएस, यूके, इसराइल से उसका ताल्लुक होगा तो वो सरप्राइज तो देख कर जाएगा और उसको सरप्राइज मिलेगा और उसको सरप्राइज दिए बगैर हम जाने नहीं देंगे। इसके अलावा रेड सी में यूएस की 2 वॉरशिप्स लापता हो गई हैं, जिसको ढूंढने के चक्कर में यूएस के हाथों ईरान के मिसाइल्स के बाकियात उनको मिले हैं, जिसके बाद यूएस बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहा है कि आखिर ईरान के मिसाइल्स रेड सी में क्या कर रहे हैं, और ईरान को डायरेक्टली एक मैसेज दे दिया है कि वो रेड सी में जो टेंशन चल रही है उससे बाज रहे और हूथियों को अपने मिसाइल्स फराहम ना करें। ऑब्वियसली यूएस के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम हूथियों की कैपेबिलिटी को टैकल करने में। बहरहाल अभी तक उन 2 वॉरशिप्स का तो पता चल नहीं सका कि वो वॉरशिप जो रेड सी से लापता हुई हैं वो किधर गई हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मैं बताती चलूँ तो सोमालिया के भी बहुत सारे कज़ाक हैं जो कि शिप्स पर कब्ज़ा करते हैं और ऑब्वियसली उनको यरगमाल बनाते हैं। तो ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कहीं वो 2 वॉरशिप्स सोमालिया के हत्थे ना चढ़ गई हों, और अभी तक उन वॉरशिप्स का कुछ भी पता नहीं चल सका। हूसी फोर्सेस की कैपेबिलिटी की बात करेंगे, क्या वो इतनी कैपेसिटी रखती हैं कि वो यूएस का मुकाबला कर सकें? लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग के साथ एक और न्यूज़ शेयर करूँ, वो ये कि ईरान ने डायरेक्टली एक मैसेज दे दिया यूएस को कि तुम्हारी किस्मत का फैसला भी इसराइल जैसा होने वाला है। और ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये मैसेज दिया है, जो कि इकोनॉमिक फोरम में इस टाइम स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं, और उन्होंने सीएनबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए एक थ्रेटन मैसेज जो है यूएस के लिए पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो ये कि हम लोग देख रहे थे कि इसराइल हमास को अटैक कर रहा है और पूरे मीडिया में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जैसे हमास जो है वो नीस्तो नाबूद हो चुका है और इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा एज हासिल कर रहा है। लेकिन कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है, वो ये कि एक मिलिट्री यूनिट को इसराइल के साउदर्न एरिया में मौजूद था, उसमें 50 रॉकेट जो हैं हमास ने बरसाए हैं और पूरे मिलिट्री यूनिट को तबाह बर्बाद कर दिया। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर की थी कि इसराइल ने जो अपना एक स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो शेयर किया है, और वो ये कि अब उन्होंने नॉर्दर्न साइड से अपनी फ़ौज को जो है वो वापस बुला लिया है और साउदर्न साइड पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो अब कहा जा रहा है कि हमास जो है वो दोबारा से नॉर्दर्न साइड पर वापस आ गया है, और जितने तकरीबन 24,000 से ज़्यादा लोग जो शहीद हुए हैं उसको कवर करने के तौर पर यूएस जो है वो ये क्लेम कर रहा था कि हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो पूरा कर लिया। लेकिन कैसा ऑब्जेक्टिव पूरा किया, जब नॉर्दर्न साइड पे हमास जो है वो वापस से डिप्लॉय हो रहा है। तो ये एक तरह से मुँह पे थप्पड़ है इसराइल के लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसराइल के न्यू मिशन के बारे में बताऊँगी, और न्यू मिशन उसका साउदर्न गज़ा स्ट्रिप है, और साउदर्न गज़ा स्ट्रिप की तरफ वो अपनी फ़ौज को भेज रहा है। कह रहे हैं कि लाखों के हिसाब से वहाँ पर फ़ौज को तैनात किया जाएगा, और आपको बताती चलूँ कि गज़ा स्ट्रिप के साउदर्न पार्ट में बहुत सारे डिस्प्लेस्ड लोग मौजूद हैं, जो कि नॉर्दर्न गज़ा से साउदर्न गज़ा में पनाह लेने के लिए आए थे, और बहुत सारे पनाह गुज़ीर वहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 5 से 10 लाख लोग सिर्फ़ एक एयरपोर्ट जितनी जगह पर रहने पर मजबूर हैं। ये सिचुएशन हो गई है गज़ा स्ट्रिप के साउदर्न पार्ट के अंदर। इतनी कम एरिया में वो लोग रह रहे हैं जो नॉर्दर्न गज़ा से आए हैं। इसके अलावा मैं आपको स्ट्रैटेजिक प्लान बता रही थी, और वो ये कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो कि इजिप्ट और गज़ा को जोड़ता है, और ये रफ़ह क्रॉसिंग के बिल्कुल साथ है, और ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है ये 1979 में इजिप्ट और इसराइल के बीच में एक मुआहिदा हुआ था, क्योंकि इसराइल ने हमास
کی انٹری کو روکنے کے لیے، اب حماس کی انٹری سے مراد یہ ہے کہ حماس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو اسلحہ ایجپٹ سے آ رہا تھا، بہت زیادہ کنسرن تھا اسرائیل کو کہ جو اسلحہ حماس کے پاس آ رہا ہے وہ ایجپٹ کے تھرو آ رہا ہے، تو اس کراسنگ پہ اپنا ہولڈ کو جما لیا تھا۔ لیکن اس کے بعد 2010 میں ایجپٹ نے اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جو فیلاڈلفیا کوریڈور ہے اس پہ ایجپٹ اپنی جو فورس ہے اس کو تعینات کرے گا، لیکن اب کیا ہوا کہ اسرائیل نے پھر سے ایجپٹ سے کہا ہے کہ وہ وہاں پر اپنا ایک ملٹری آپریشن کرنے جا رہا ہے تاکہ جتنی بھی ایجپٹ سے آنے والی فنڈنگ ہے، حماس کے پاس جو اسلحہ آ رہا ہے اس کو تاکہ اس فنڈنگ کو روکا جا سکے۔ کچھ دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ہوتی فورسز کی کیپیبلٹی کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، عموماً میں 8 منٹ جتنی ہی ویڈیو بناتی ہوں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ میں ہوتی فورسز کی کیپیبلٹی کے حوالے سے ایک لانگ ویڈیو شیئر کروں گی، اور اسی طرح میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو کلک کریں۔